कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका परिचय हम कराना चाहेंगे अपने विशिष्ट अतिथि और उनको हम स्वागत करेंगे। दिव्यपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। यह कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, D4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है। मैं पहले परिचय करवाऊं उससे पहले आपका एक बार पुनः स्वागत दिव्यपाल शर्मा जी हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। श्री दिव्यपाल शर्मा जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टेम्प्रूफ सील LLP के। आप महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया इंडियन LPG गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के। आप प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन नॉर्थ जोन के। और आप बहुत ही एक सफल व्यापारी एवं दानवीर व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही बहुत दूसरों की सेवा में अर्पित किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आपका दिव्यपाल शर्मा जी हमारे शो में। दिव्यपाल शर्मा जी, आपके बारे में बहुतों को बहुत कुछ पता है कि आप किस तरह आपका व्यापार कर रहे हैं और आप कितने प्रसिद्ध हैं, ये सब जानते हैं। आपकी फैमिली कितनी पुरातनी बहुत प्रसिद्ध परिवार से आप आते हैं। लेकिन जो पता नहीं है, जो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी अनकहे पन्ने हैं जिन्हें, और अनदेखे पन्ने हैं जिन्हें हम लोग चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में हम देखना चाहें। तो मेरा सबसे पहले आपसे पूछना है कि आपका बचपन, आपका पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? श्री देवपाल शर्मा जी। नमस्कार लाल साहब। मेरा बचपन, मेरी पैदाइश नैनीताल में हुई 15 अगस्त 1951 को। और असल में पुराने जमाने में परिवार लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने नैनीताल चले जाते थे, कोठी ले लेते थे किराए पे। तो हम हर साल हमारा परिवार वहीं जाता था और इत्तेफाक से मेरा जन्म भी नैनीताल में ही हुआ। और नैनीताल में जन्म के बाद मैं मथुरा आ गया और मथुरा में मेरा परिवार एक बहुत सुख संचारक कंपनी के नाम से एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार रहा है और वहाँ मेरी बहुत अच्छी तरह पलगत हुई। बचपन में मेरा स्कूल, पहले तो मेरा एडमिशन मथुरा के किशोरी रमन मॉन्टेसरी स्कूल में ही हुआ था। मेरे भाई हैं बड़े दोनों का। लेकिन हमारी होने वाली चाची जो थी श्यामा शर्मा, वो एक नया स्कूल खुला था बाल मंदिर, और हमारा एडमिशन वहां से कटवा के जबरदस्ती बाल मंदिर में करवा दिया गया। तो मेरी शिक्षा बाल मंदिर स्कूल में हुई। ये नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक मैं बाल मंदिर में पढ़ा। मैं पढ़ने में काफी अच्छा था और सारा इंग्लिश मीडियम था, सब अच्छी पढ़ाई होती थी। और पढ़ाई खत्म करने के बाद हम लोग, फिर मेरा एडमिशन हमारे किशोरी रमन कॉलेज में हुआ, इंटर कॉलेज में, जो उस जमाने का एक बहुत नामी ग्रामी उत्तर प्रदेश के कॉलेज में माना जाता था। वहीं मेरी मुलाकात, और मतलब मैं एडमिशन हुआ वहीं आपके साथ ही मैं पढ़ा, हाई स्कूल किया मैंने नेशनल सेट में आपके साथ, और बड़ा अच्छा टाइम बीता। बहुत पढ़ाई में हम, क्योंकि अंग्रेजी हमारी अच्छी थी बाल मंदिर से, और किशोरी रमन में छठी से चालू होती थी, तो हम लोग अपने बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे, बढ़िया रहते थे। तो कुछ संस्मरण सुनाना चाहेंगे आप अपने बचपन के, स्कूल के या किशोरी रमन कॉलेज के? नहीं, स्कूल में तो हम लोग सब जितने भी ड्रामे वगैरह होते थे, पीटी शो होते थे, हर एक में भाग लेते थे और हर एक में नाम होता था। और खेल में भी हर टीम में रहते थे। और वही केआर इंटर कॉलेज में हुआ, कोई ऐसी खेल की टीम नहीं थी जिसमें हम लोग ना खेलते हो। क्रिकेट खेलते थे, और क्रिकेट तो हमारा बहुत विशेष हमारा खेल था, क्योंकि हमारे पिताजी, भाई, बड़े भाई, चाचा, सब लोग बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, तो हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे और बड़ा बढ़िया टाइम बीता। और किशोरी रमन में, दिव्यपाल जी, आपने जिक्र किया कि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, तो कुछ परिवार के बारे में अपना बताना चाहेंगे कि आपका जो आपने प्रतिष्ठित परिवार के बारे में बताया? जी जी, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो राय बहादुर थे उस जमाने में, और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो हम उस जमाने में 1936 में हमारे घर में सुभाष चंद्र बोस आए।
और नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जी जी। और उसके बाद में गांधी जी आए, नेहरू जी आए, इंदिरा गांधी आई 57 में हमारे घर में, और ये जगजीवन राम तो हमारे यहाँ रहते थे, एक एक महीने घर में रहते थे। और मतलब और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे जीवाजी राव, ये अपने माधवराव के पिताजी ग्वालियर के महाराज जीवाजी राव मेरे ग्रैंडफादर के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते। तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को बिरला जी से मिलवाया था, जो पुराने बिरला जी थे उनसे मिलवाया, जीडी बिरला जी। जीडी बिरला। और जीडी बिरला ने हमारे पिताजी ग्रैंडफादर को गांधी जी से मिलवाया, मतलब उन्होंने जीडी बिरला के गांधी जी से बहुत दोस्ती तो उन्होंने मिलवाया। तो मुझे एक संस्मरण याद है अपने परिवार का कि गांधी जी का फोन मेरे ग्रैंडफादर के पास आया कि मथुरा का खादी भंडार जो है उस पर गवर्नमेंट कब्जा करने जा रही है। तो मेरे ग्रैंडफादर ने अपनी कंपनी का बोर्ड खादी भंडार पे लगा दिया और सारी जिंदगी इन्होंने खादी के कपड़े पहने, 3 पीस सूट पहनते थे तो खादी के कपड़े सारी जिंदगी पहने। और डीएम दूसरे दिन 4 दिन जब खादी भंडार का आए और हमारा बोर्ड लगा देखा तो चुपचाप लौट गए। तो उन्होंने कहा भाई मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद दिया सारा सामान। तो ये बड़े अच्छा बहुत बढ़िया टाइम। तो मतलब आपका परिवार भी स्वतंत्रता संग्राम में काफी सक्रिय रहा है? बहुत सक्रिय। और हमारे ग्रैंडफादर के छोटे भाई मथुरा के चेयरमैन थे, मथुरा के चेयरमैन बने, बहुत अच्छे संबंध थे गांधी जी से और क्या कहते हैं नेहरू जी से। तो जब आपने किशोरी रमन कॉलेज में आप पढ़े उसके बाद आपका उच्च शिक्षा कहाँ हुई, या किशोरी रमन कॉलेज के कोई और संस्मरण आपको याद हो तो वो बताएं, नहीं तो उच्च शिक्षा के बारे में बताएं। किशोरी रमन कॉलेज में हम मीडियम क्लास स्टूडेंट था, सेकंड डिवीजन आती थी, लेकिन कोई भी स्ट्राइक कॉलेज की होती थी या कोई भी मूवमेंट होता था उसमें हम नंबर 1 रहते थे। चुनाव भी लड़े कॉलेज के अंदर, सेक्रेटरी का चुनाव भी लड़े, जीते। और बहुत अपने खेलों में तो बिल्कुल मतलब आप मास्टरी थी, कोई ऐसा खेल ही नहीं था जो हम ना खेलते हो। पिटते भी ऐसा नहीं है कि हम एवरेज थे, तो पिटाई भी होती थी, तो हमारी भी पिटाई होती थी, लेकिन बड़ा अच्छा समय बीता। और मतलब और उसके बाद मैंने हाई स्कूल 68 में किया और उसके बाद मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके इंटर पास किया, वो भी मैंने सेकंड। दीप शर्मा जी मैं रोकना चाहूंगा। अभी हमारे प्रोग्राम में विगत दिनों कुंवर नरेंद्र सिंह आए थे और वो बता रहे थे कि आपका और उनका बहुत उस वक्त जो शैतान बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं उसमें नाम आता था, क्या ये सही था? मैं नरेंद्र सिंह और श्रेयांश जैन, हम 3 जनों का नाम ट्रायोड रखा था प्रिंसिपल ने। ट्रायोड, कोई भी काम होता था तो हम 3 जने उसमें लीड करते थे। कोई भी मतलब शैतानी होती थी तो उसमें हर चीज में हम लीड करते थे, साथ पढ़ते थे साथ। और हमारा रहन सहन भी, हम लोग डैम्पियर नगर मथुरा में रहते थे, बगल बगल में कोठियां थी, बचपन से साथ हम लोग, तो मतलब नर्सरी से साथ में पले बड़े हुए। तो वो तो बहुत हमारा बहुत ज्यादा इसमें वो है। जी जी। उसके बाद हमारे साथ रहे। उसके बाद आप डिग्री कॉलेज पहुंचे? डिग्री कॉलेज में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और मतलब अच्छे नंबर थे मेरे भी, उसमें सेकंड अच्छी गुड सेकंड क्लास थी। लेकिन मेरा वहाँ एक प्रोफेसर सारस्वत थे, मैं पहली क्लास अटेंड करने गया, उन्होंने मेरी से बदतमीजी कर दी तो मैं बीएससी छोड़ के बीए में एडमिशन ले ली। मैं छोड़ दी बीएससी और बीए में एडमिशन लेके। असल में मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो मैंने कहा अब क्या करना है, और हमने बीए किया आराम से और खूब क्रिकेट खेली। मतलब क्रिकेट खेली और अपने जयपुर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, खूब अपने मजे कर क्रिकेट खेली। तो क्रिकेट जब आप खेल रहे थे तो किस स्तर तक आप पहुंचे, या मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही रहे या आगे भी? नहीं, मथुरा स्कूल बॉयज में तो मैं गया था, यूपी स्कूल बॉयज के सिलेक्शन में मैं था, और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था अनूप गुप्ता, हम दोनों जने यूपी स्कूल बॉयज के सिलेक्शन के लिए भेजे गए थे बनारस। लेकिन वहां चौधरी चरण सिंह के कुछ भाषण पे ऊधम हो गए और साहब रात को हम लोग पिक्चर देख रहे थे और वहां से बाहर निकले तो कर्फ्यू सा लग गया, तो जान बचानी मुश्किल हो गई। ये बड़ी मुश्किल में जहाँ ठहरे थे वहां से अपना सामान बांध के रात में ही मथुरा वापस आ गए, तो सिलेक्शन में नहीं जा पाए। तो ये, और बाकी हमने क्रिकेट बहुत खेली। हमारे पिताजी एक क्लब चलाते थे क्रिकेट का, कृष्णा क्लब मथुरा में। तो जब पढ़ाई खत्म होगी तो कृष्णा क्लब से क्रिकेट खेली, पिताजी भी खेलते थे, भाई भी खेलते थे, सब लोग, हमारा परिवार बहुत ज्यादा क्रिकेट शौकीन। तो आप जब क्रिकेट खेल रहे थे इतना और आपको इतना शौक था क्रिकेट का, तो आपने क्रिकेटर बनने की नहीं सोची कि आप व्यवसाय में आ गए? नहीं, उसका भी एक कहानी है। मेरे जो चाचा थे वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, निधि पाल जी। तो वो उनको इंडिया के सिलेक्शन के लिए विजय थे, विजयनगरम,
उन्होंने बुलाया, महाराज वीरेंद्र मेरे ग्रैंडफादर के दोस्त थे, जी। तो उन्होंने बुलाया उनको सिलेक्शन के लिए। तो जब इंडिया की टीम का सिलेक्शन हो रहा था, तो रमाकांत देसाई ने बॉल करी और चाचा जी सेकंड बॉल पे आउट हो गए। तो फिर सिलेक्शन वर्सेस रेस्ट का मैच हुआ, उसमें चाचा जी ने सेंचुरी मारी, और लेकिन इंडिया की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोगों को बड़ा सैड वो था कि इसमें सिलेक्शन होना और क्रिकेट में आगे जाना बहुत मुश्किल है। चाचा जी जैसा खिलाड़ी नहीं आया, तो हम लोगों का उतने अच्छे नहीं थे जितने हमारे चाचा जी बहुत अच्छे थे। उनको सीके नायडू ने ट्रेन किया था चाचा जी, हमारे फादर और चाचा जी को सीके नायडू ने ट्रेन किया। तो जब आपने ये क्रिकेट तो जी, तो जब क्रिकेट का नहीं हुआ और उसके बाद आपने किसने आपको इंस्पायर किया कि आप बिजनेस में आ जाएं, या आपके यहाँ बिजनेस चल रहा था तो आप बिजनेस में आ गए? नहीं, ऐसा हुआ कि हमारी कंपनी थी सुखसंचारक कंपनी, फिर वहां बंटवारा हुआ, तो वो कंपनी हमारे फादर के कजिन के पास चली गई, और हम लोग फिर ट्रेडिंग में आ गए। ट्रेडिंग में हमारे ट्रैक्टर की एजेंसी ली, एस्कॉर्ट की, और हम लोग ट्रेडिंग करने लगे। तो मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं खत्म हुआ था कि पिताजी ने मेरे लिए एक शोरूम कोसी में सेपरेट बनवा दिया, और ग्रेजुएशन करते ही मैं अपने कोसी चला गया। कोसी जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, मथुरा डिस्ट्रिक्ट जी, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। और मैंने शोरूम में मैंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ बहुत काम किया, और कई रिकॉर्ड सेल्स के अंदर अर्जित किए, और कई दफे मुझको नंदा जी ने बुला के प्राइज दिया, और कई दफे हमारे यहाँ सेमिनार दी। मतलब हमारी छोटा सा बिजनेस था, और हमारे इंडिया में नंबर दूसरा था ट्रैक्टर सेल्स के अंदर, इतने ज्यादा हम लोग ट्रैक्टर बेचते थे। बड़ा अच्छा टाइम भी था। तो जब आप ट्रैक्टर सेल कर रहे थे तो ये इंडियन गैस में आप कैसे आ गए? ऐसा हुआ था, 1979 में मेरी शादी हुई, और मेरी पत्नी दिल्ली लेडी श्री राम की पढ़ी हुई है, और मेरे ससुर जो थे वो अपने सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में। शादी के बाद ट्रैक्टर का काम देख ही रहा था। एक दिन मेरे एक दोस्त हैं, अपने जावेद थे, मथुरा में मंत्री जी थे, तो वो मुझसे बोले कि भाई मैं इंदिरा गांधी से मिलने चल रहा हूँ, चल रहे हो क्या? तो मैं उनके साथ में कार में बैठ के मिसेस गांधी से मिलने चला गया, और उन्होंने मुझको इंट्रोड्यूस किया कि साहब मैं एक मथुरा की हस्ती को आपसे मिलाने लाया हूँ, और ऐसे ऐसे देवपाल शर्मा है, और इनका व्यापार है। तो इंदिरा जी ने मुझसे पूछा क्या हाल है? मैं कहा सब ठीक है। कि मथुरा में कोई गैस की एजेंसी है? कि मैं नहीं है। अच्छा, वो उन्होंने फौरन बताया और एडवर्टाइज किया। तो मैंने अपनी पत्नी के नाम में उसको नाम डाल दिया, और मेरी पत्नी तो लेडी श्री राम की थी, तो वो शी स्टूड फर्स्ट, और एजेंसी मिल गई। 1982 में हमें गैस की एजेंसी मिली। करीब 39 साल हो गए गैस की एजेंसी चलाते, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गैस की एजेंसी अब हम मेरे पास है। तो आप जब गैस एजेंसी चलाते हैं, मैं आपको काफी क्योंकि आपकी पहली गैस एजेंसी थी मथुरा की, तो काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा होगा। और नहीं, दो बातें था। एक तो एजेंसी मेरी पत्नी के नाम थी, तो कोई भी गलत उल्टा सीधा काम तो हमारा नहीं होता था बिल्कुल, क्योंकि पत्नी के नाम थी, कोई भी बात होती तो उनके खिलाफ FIR होती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो आप जानते हैं। और बाकी क्योंकि परिवार का इतना नाम था, तो कोई झगड़ा भी हो जाता था, लोग उल्टा सीधा बोलते भी थे, फिर बाद में राजीनामे हो जाते थे। और अच्छा, मतलब ज्यादातर लोग तो बहुत इज्जत करते थे, आते थे शोरूम में अच्छे मिलने वाले। परेशानी बहुत कम हुई, क्योंकि मथुरा रिफाइनरी से हमारा सप्लाई आती थी, और मथुरा रिफाइनरी से सप्लाई आने का मतलब एक भी ट्रक भरा जाएगा तो मथुरा गैस पे आता था वो। तो इसलिए कभी हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं रही, कभी प्रॉब्लम नहीं रही, और बड़ा अच्छा टाइम कटा, बहुत बढ़िया टाइम कटा। और उसकी वजह से अभी आपने बताया कि आप इंदिरा जी से मिलने गए थे, और आपके तो आपने कभी राजनीति में जाने का नहीं सोचा? बिल्कुल राजनीति में था, मैं बहुत तगड़ा राजनीति में था। राजेश पायलट मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे, हम लोग एक ही बेड शेयर करते थे। राजीव गांधी जी से मेरी बहुत अच्छी नमस्ते थी। मेरे एक फूफा थे वहाँ, सुभाष सलूजा, तो वो राजीव गांधी और उनको एक ही दिन लाइसेंस मिला था इसका फ्लाइंग का। उनके बहुत जिगरी दोस्त थे। तो मैं एक दिन फूफा जी का खाना खा रहा था, और घंटी बजी, तो वो आ गए, क्या कहते हैं, उसके सिक्योरिटी वाले अंदर, और फिर राजीव गांधी अंदर आ गए, और बैठ के सेम टेबल पे खाना खाया, गप्पे मारी, और बड़ा अच्छे संबंध थे। जिस दिन राजीव गांधी मरे, उस दिन मैं उनको छोड़ने एयरपोर्ट गया था, मैं और अपने ये थे अपने मार्गेट अलवा, और अपने प्रेसिडेंट रह चुके हैं अपने प्रणब मुखर्जी, हम लोग एक कार में गए थे, एयरपोर्ट छोड़ के आए थे। और मानवेंद्र सिंह मथुरा से चुनाव लड़े थे,
तो जलेसर से, तो उन्होंने कहा मैं आकर तुम्हारे जलेसर आ रहा हूँ 2 दिन बाद, वहां मिलूंगा। और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो राजनीति में मैं था, बहुत बहुत सक्रिय था, लेकिन मेरी पत्नी को राजनीति पसंद नहीं। मैं उनको 1-2 पार्टियों में ले गया, तो उन्होंने अपने फादर से कहा कि आपने मेरी कोर पॉलिटिशियन से शादी कर ली है, तो मैंने साहब राजनीति छोड़, तो मैं अपनी पत्नी की वजह से नहीं छोड़ दिया। तो आपने राजनीति छोड़ी अपनी पत्नी के कहने पे और व्यापार अपनी पत्नी के नाम से शुरू किया। नहीं, वो मेरे लिए बहुत लकी, मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत लकी है, मैं आपको बता सकता हूँ कि, और उससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं। मेरे बहुत बहुत मेरे लिए लकी है, और बहुत अच्छा मेरा जीवन बहुत बढ़िया कट रहा है उनकी वजह से। और कोई ऐसा संस्मरण सुनाना चाहेंगे जो आप सोचते हैं कि आपका और आपकी पत्नी का, जब आपने जिक्र किया है, कि कोई ऐसा संस्मरण कि जो एक अविस्मरणीय संस्मरण हो आपको, जो आप हमसे, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? पत्नी के बारे में तो देखिए, मेरी पत्नी मथुरा आई, उन्होंने वो ग्रेजुएट करके दिल्ली से आई थी, तो उन्होंने मथुरा में एमए में एडमिशन ले लिया, एमए इंग्लिश में। और एमए इंग्लिश में एडमिशन लेके पहले ही साल में आगरा यूनिवर्सिटी टॉप करी एग्जामिनेशन में, और 100 में से 99 नंबर मेरी पत्नी का है। तो जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाते थे, जो इंग्लिश मुझे भी पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि भाई मैंने तुम्हारी पत्नी का 1 नंबर इसलिए काटा है कि मैं टीचर हूं और वो स्टूडेंट है, अदरवाइज एक गलती नहीं है उनके लिखने में, एक फुल स्टॉप तक की गलती नहीं है। लेकिन तो बड़े बड़े स्मरण रहे, बड़े बड़े मजे। तो आपसे शर्मा जी नहीं कहा आपके प्रोफेसर ने, शर्मा जी आप हमसे क्यों पढ़ रहे हो, आप अपनी पत्नी से क्यों नहीं पढ़ लेते? नहीं, अरे वो उनका अपना अपना इंटेलिजेंसिया था, मेरा अपना था। मैं तो बिजनेस में चला गया, तो मेरा तो अपना ध्यान ही हट गया। लेकिन मैं पढ़ता आगे, मैं बहुत पढ़ाई करता। एक ऐसा हादसा हो गया हमारे साथ, जब हम फाइनल का एग्जाम दे रहे थे, तो हमारे एक दोस्त हैं नरेंद्र सिंह के बड़े भाई इंद्रजीत सिंह, तो वो एग्जाम दे रहे थे। वो 4-5 साल से बीएससी में फेल हो रहे थे, तो हम लोगों का जिम्मा था कि उनको पास कराएं और थोड़ी बहुत जो उनको सहूलियत चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें एग्जामिनेशन में। तो उस दिन फ्लाइंग स्क्वाड, लास्ट डे उनके एग्जाम खत्म, मथुरा में फ्लाइंग स्क्वाड आ गया, और हम लोग बैठे हुए नहीं, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आपने कहा कि हमने जिम्मा लिया उन्हें पास कराने का, तो क्या आप इसका कोई आपने व्यापार शुरू किया हुआ था कि किसी को पास नहीं हो रहा है? तो नहीं, कोई व्यापार नहीं, वो हमारे बड़े भाई थे और वो पास नहीं हो रहे थे। तो उन्हें जो आप पास कराने थे, उन्हें आपने पढ़ाया था या किस तरह पास कराना चाहते थे? उनको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो सॉल्व नहीं हो रहे थे तो सॉल्व करा के भेज देते थे। मतलब जैसे नकल कहते हैं, नकल कराना चाहते थे। नकल। अच्छा जी। फिर तो फ्लाइंग स्क्वाड आ गया, तो हम लोग खड़े हुए थे चौराहे पे, तो उसमें से लड़के और भी थे, उन्होंने गाड़ी रोक ली उनकी। तो फ्लाइंग स्क्वाड वाले समझे कि हम लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं उनको रोकने में, उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के नरेंद्र सिंह के ऊपर रख दी, और नरेंद्र सिंह का मुंह एकदम सफेद हो गया। तो मुझे आ गया गुस्सा, मैंने हाथ ऊपर करके उसकी उंगली तोड़ के रिवॉल्वर छीन ली, और हम लोग वहां से भाग गए। तो फिर केसेस चले, बहुत लंबा मामला हुआ। तो उसके बाद हमारी पढ़ाई खत्म हो गई। आगे हम पढ़ना चाहते थे, मैंने लॉ में एडमिशन लिया था, मैं लॉ करना चाहता था, लेकिन फिर हम पढ़ नहीं पाए। तो मतलब आप जो एक भलाई का काम करने गए थे, जो आपके हिसाब से भलाई थी, जो वैसे भलाई थी नहीं, क्योंकि किसी को नकल कराना कोई अच्छी बात नहीं है, और फिर भी आप उसको कराने गए, तो आपको उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आपकी जो आगे पढ़ाई होनी थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि देखिए आज हम गलत काम करने गए थे और आपकी वजह से, और हम अब साहब उन्होंने बहुत इस बात के लिए, भाई साहब ने हमसे बहुत दुख प्रकट किया, बहुत जिंदगी भर के लिए, मतलब ऐसी बातें हो गई। लेकिन अब चलिए, जो हो गया तो हो गया, तो होना था। वैसे वो पास हो गए थे उस एग्जाम में? वो पास हो गए, उनका कैरियर बहुत अच्छा बन गया पास होने के बाद। बीएससी पास होने के बाद बैंक के एग्जाम में आ गए। वो बहुत होशियार थे, अदरवाइज तो बहुत होशियार थे, लेकिन एक डिग्री चाहिए होती है, तो वो डिग्री नहीं थी उनके पास, तो डिग्री आ गई। बहुत बढ़िया। तो इस तरह के संस्मरण रहे आपके कॉलेज के टाइम में, जैसे आपने बताया। अब आपने गैस एजेंसी आप चला रहे हैं, और आपने बताया कि करीब 39 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसमें आपके क्या संस्मरण रहे? कैसे लोगों से वास्ता पड़ा, या कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह जो आप देख रहे हैं या मिलते हैं, तो कभी कोई ऐसा संस्मरण सुनाना चाहेंगे? देखिए, असल में हमारी बिजनेस की बैकग्राउंड थी, और बिजनेस बैकग्राउंड होने के बाद हमको बिजनेस करने के तरीके आते थे। ऐसा नहीं था कि हम रफ थे और लोगों से लड़ जाएं। तो एक सहनशीलता थी,
और वो हमको ऑफिसर से डील करना भी आता था, क्योंकि हमने पहले ट्रैक्टर का बिजनेस किया था। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी आए जिनको हमारी शक्ल नहीं पसंद थी और हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, तो वो हमने नहीं होने दिया, और एक आध ने करी भी, तो उसका हमने डट के मुकाबला किया और उनको माफी मांगनी पड़ी हमसे। लेकिन पब्लिक के साथ तो देखिए, पब्लिक में क्या होता था कि खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी वाले स्ट्राइक करते थे, हमारे शोरूम के आगे तखत लगा के बैठ गए, स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं बेचने देंगे, फलाना नहीं, चूल्हा मत बेचो। तो सब चलता रहा और काम भी होते रहे, एजेंसी भी चलती रही। तो आप ये महासचिव बन गए इसके, तो इसके लिए हाँ, क्या आपने इलेक्शन लड़ा कि ऑल इंडिया नहीं चेन के? जी नहीं, देखिए हमारे जो एक चंद्र प्रकाश जो अध्यक्ष हैं, इसके आजकल अध्यक्ष हैं, पहले वो इसकी जनरल सेक्रेटरी थे। तो ऐसा हुआ कि हमें एक ही दिन एजेंसी मिली, चंद्र प्रकाश, शैलेश जैन, मैं, हम लोगों को तीनों को एक ही दिन एजेंसी दिल्ली से मिली थी। तो 82 में एजेंसी मिली और 84 में हमारा ये एलपीजी का ग्रुप बना था, एसोसिएशन। तो 84 से ही उन्होंने मेरे को ज्वाइन करा लिया। बाद में क्या हुआ कि अपने अपने लोगों को ढूंढते हैं लोग, कि अपने लोग होंगे तो कार ठीक से चलेगा, और हमारी बड़ी स्ट्रेट रिलेशनशिप थी, कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं। तो चंद्र प्रकाश ने कहा भाई तुम ज्वाइन करनी। तो पहले तो मैं मेंबर ही रहा एग्जीक्यूटिव के अंदर, फिर बाद में उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बना दिया। और अब हमारे पास 17,000 से ऊपर डीलर हैं इंडियन ऑयल के, जिनका काम हम देखते हैं, जिनके बिहाफ पे हम मिनिस्ट्री में जाते हैं, कंपनी के चेयरमैन से मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से तो मीटिंग करते हैं। आपको इतना समय मिल जाता है कि आप इस कार्य को दे पाते हैं? इतना समय निकालना पड़ता है, जब हमको जिम्मेदारी है तो निकालना पड़ता है समय। जाती है एक एक दो दो दिन के लिए, मुंबई भी जाना पड़ता है, जगह जगह। मैं तो कई जगह जाता हूँ, हैदराबाद जाता हूँ, चेन्नई जाता हूँ, और जी। जहाँ भी मीटिंग होती है हर जगह जाते हैं हम लोग, जाते हैं मीटिंग। आप के बारे में है कि आप ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन हाँ, के प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ जोन के, तो कुछ बताना चाहेंगे? इंडिया ये ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन में मैं आप ही की वजह से आया, और उसका भी एक संस्मरण है। 1916 में, अभी 2016 में हम लंदन में थे, और उस दिन आपका एक दिन फोन आया हमारे पास कि तुम लंदन में हो। तो मैंने हाँ, तो बोले चलो कल मिलते हैं और मेफेयर गार्डन में अपने पिकनिक करते हैं। तो मैं ठीक है। और दूसरे दिन जब मैं अपना ब्रेकफास्ट करके, मैंने अपनी टैक्सी बुलाई थी मेफेयर जाने के लिए, और देखा मोबाइल पे तो आपको हार्ट अटैक हो गया और आप जो है एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। तो मुझको बहुत बड़ा शौक लगा, इतना बड़ा शौक लगा। मैं ये क्या हुआ? खैर हम फौरन हॉस्पिटल पहुंचे, आपको मालूम ही है, आपसे मुलाकात हुई, सब हुआ। वहां से लौट के मेरे अंदर एक अजीब सी वो हो गई फीलिंग कि मैंने, हमारी उम्र के आप हैं, हम लोग एक ही उम्र के हैं, थोड़ा आगे पीछे होंगे, लेकिन ये हार्ट अटैक जो है ये क्यों? तो एक उससे एक अंदर से हुई। और उसके वहां से लौटने के बाद जब आप इंडिया आए तो मैं आपसे मिला, और आपने भी यही सोचा कि हमें, और वैसे मैं बहुत सारे क्लबों का मेंबर हूँ, और यहाँ लॉज है उसका मैं वर्शिपफुल मास्टर हूँ, रोटरी में हूँ, सब जगह हूँ। तो मैंने लौट के ये सोचा कि नहीं, अब बहुत काम कर लिया, बिजनेस कर लिया, अब हमें कुछ पब्लिक के लिए करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए जो लोगों को मैसेज जाए। तो फिर मैं आपके साथ जुड़ा, और आपके साथ मैंने सन 18-19 में, 2000 से तो बंदी सब हो गया, 18-19 में 4-5 हमने खूब यहाँ नॉर्थ में सेमिनार करी, और आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया। और मैं 24 घंटे उसी के बारे में सोचता हूँ अभी भी, कि कैसे दोबारा इसको चालू करें और लोगों में अवेयरनेस पहुंचे। और मेरा तो बड़ी इच्छा थी कि मंत्रियों से मिलकर मैं बात करूं ऑल इंडिया बेसिस पे, लेकिन अभी कोरोना के चक्कर में जो है ना, सारा मामला बंद था। तो आप जब ये कोरोना आया तो उस वक्त आपने किस तरह इस कोविड को लिया? किस तरह आपने कोरोना को देखा, या किस तरह के बार आपने सोचा कि कोरोना से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? और जैसे कुछ लोग समाज सेवा में जुड़ गए, कि कोई किसी काम में जुड़ गया, आपने इस कोरोना काल में क्या किया? कोरोना में अब शुरू में तो हम बहुत घबरा गए थे, जब कोरोना आया और लॉकडाउन वगैरह हुआ तो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन बाद में जब ये लोग भागने लगे, घर जाने लगी लेबर वगैरह, तो उनके खाने की व्यवस्था हमने मथुरा में करी। हमारे एक मित्र थे डॉक्टर भटनागर, मर गए, तो उनकी बेटी का मुझ पर फोन आया कि अंकल ऐसे ऐसे खाने की व्यवस्था करनी है, आप हमारा साथ दीजिए। तो मैंने ठीक। तो हम रोज 500 पैकेट खाने के बनवा के और मथुरा के हाईवे पे जाके वो बंटवाते थे, और जो लेबर घर जा रही होती थी उनको खाना खिलाते थे। तो ये तो हमने करा कोरोना के अंदर। और बाकी तो पहले में तो बहुत बच के रहे, बहुत एक नई चीज थी, कुछ पता नहीं था क्या होगा, हम भी फंस जाएंगे।
तो एक अपने को बचाना भी था और काम भी किया। और उसके बाद अब जब नंबर 2 में आया, तब तो साहब हमारी फैमिली में 8 जने रहते हैं, घर में 5 हो गया। मैं मेरी वाइफ और मेरी मदर बच गई, बाकी सबको कोरोना हुआ। अभी जब ये कोरोना आया तो इसमें एक संस्था ऐसी रही जो गैस एजेंसीज थी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, वो बंद नहीं हुआ एक दिन भी नहीं। तो जो लॉकडाउन भी होता है, कंप्लीट लॉकडाउन भी होता है, तो भी गैस सर्विसेज चलती रही। तो उसमें आपका क्या भूमिका रही? आपको क्या क्या परेशानी आई और आपको क्या लगा कि किस तरह आपने उसे डील किया? जब कोरोना चालू हुआ तो हमने गैस एजेंसी का पूरा सिस्टम को चेंज किया, रिवैम्प किया। अपने गोडाउन के ऊपर हमने सैनिटाइजर्स लगाए, पूरे 24 सिलेंडर घर में जाते थे, हम अपने सिलेंडर्स को सैनिटाइज करके बेचते थे। सैनिटाइजर जो है अपने डिलीवरी बॉयज को देते थे कि वहां से जो सिलेंडर लाओ उसको स्प्रे करके सैनिटाइज करके गोडाउन में जमा करा। फिर फर्दर हम मशीन से सैनिटाइज करते थे। हर डिलीवरी मैन को हमने मास्क और शील्ड दी लगाने के लिए, मुंह पे शील्ड, और ग्लव्स पहनने के लिए दिए, जिससे कि क्योंकि वो तो टोटली एक्सपोज थे कोरोना के अंदर, तो उनको प्रोटेक्ट किया। भगवान की कृपा रही कि कोई भी हमारे यहाँ इस तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और क्योंकि लोग घर में बंद थे तो गैस की डिमांड बढ़ गई। घर में ही बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई काम नहीं है, तो और उसको हमने सुचारू रूप से उसको चलाया और सप्लाई वगैरह भी सही रही, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये जो अब आपका जो लॉकडाउन में आप लोग गैस सर्विस हैं, जो अभी भी लॉकडाउन काफी जगह चल रहा है, हाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उसमें आपको कभी कोई अड़चने नहीं आई? जैसे मीडिया में कई बार रिपोर्ट आई कि कई जगह अफसरों ने, पुलिस ने तंग किया गैस कर्मियों को, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, मथुरा के अंदर तो बहुत अच्छा रहा। मथुरा के तो डीएम भी बहुत अच्छे हैं और एसएसपी भी बहुत अच्छे हैं और बड़े फ्रेंडली लोग हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है फोन आ जाता था उनका, पार्टनर बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई आ रही हो तो मैं उसको सॉल्व करूं। यहाँ का बड़ा अच्छा था माहौल, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सप्लाई, असल में सप्लाई आती रहे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सप्लाई की होती है। हाँ, एक गैस में एजेंसीज में प्रॉब्लम आई, कॉमर्शियल सिस्टम सिलेंडर्स की सेल खत्म हो गई। कॉमर्शियल जब, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, हलवाइयों की दुकानें बंद हो गई, एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गए, तो वो सेल पे बहुत असर पड़ा। वो हमारी बहुत हाई सेल थी, उस पर असर पड़ा। लेकिन छोटे सिलेंडर होम डिलीवरी में अच्छे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते चलते देवपाल शर्मा जी, आप क्या एक संदेश, एक मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि जैसे आज आपने किस तरह अपना जीवन शुरू किया? हालांकि आप बहुत एक प्रतिष्ठित परिवार से आते थे, और लेकिन आपने शरारतें भी की, पढ़ाई भी की, बिजनेस किया, और बिजनेस के बाद आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, और आप उसके साथ साथ आप इतना दान पुण्य का काम भी करते हैं। तो एक क्या संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे जो वो लोग, जिससे वो अनुसरण कर सकें? सबसे बड़ा संदेश तो साहब ये है कि युवा पीढ़ी को एक तो ईमानदारी का कोई भी वो नहीं है, ईमानदारी होनी चाहिए और मेहनत। मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने जब व्यापार किया तो बड़ी मेहनत करी और पूरी लगन के साथ काम किया। जो भी मुझे टारगेट्स मिले तो उनको पूरी लगन के साथ बैठ के काम किया, और इन सब चीजों का कोई भी विकल्प नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और लगन, इसके साथ अगर यूथ आगे चलेगा तो दुनिया में कोई भी काम करे, नौकरी हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, उसमें सब हमेशा सफलता मिलेगी, कभी की सफलता से पीछे नहीं जाए। बहुत 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 धन्यवाद देवपाल शर्मा जी आपका, कि आज आप हमारे संग जुड़े और आपने अपने उन जो कुछ कहें जिन्हें लोगों ने नहीं समझा था, देखा नहीं था, जिन्हें पता नहीं था, आपने वो सब पल अपने बताए, अपनी यादगारों को उजागर किया लोगों के सामने। ये एक बहुत ही एक आपका जीवन संघर्ष में, जैसे आपने कहा कि बहुत मेहनत किया आपने, लेकिन उसके साथ साथ एक सफलता मिली। तो जो, और आपने संदेश दिया ईमानदारी का युवा पीढ़ी के लिए, मैं सोचता हूं कि आज युवा पीढ़ी जो आज हमारे कार्यक्रम को देख रही होगी, वो इस बात को जरूर मानेगी कि अगर किसी को सफल बनना है, अपना नाम आगे बढ़ाना है, अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना है, तो उन्हें देवपाल शर्मा जी जैसे इस तरह के कर्मठ लोगों को अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि वो आगे समाज को काफी आगे ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद देवपाल शर्मा जी कि आप हमारे संग आपने अपने संस्मरण सुनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज एवं फेसबुक और यूट्यूब पे किया गया। And our endeavor is to bring to you every day new topic in the morning program of Media Conference with Lal Goyal. And tomorrow's topic is COVID returns impact on MSME.
our panelists are Professor Dr. R. Gopal, Director and Head of the Department, D.Y. Patil University, Navi Mumbai. Dr. Indrajit Ghosh, Chairman, MSME, Chamber of Commerce and Industries of India, New Delhi. Mr. R.K. Jain, IMC Chamber of Commerce and Industry, Managing Director, Sara Chem India Private Limited, Navi Mumbai. Please tune in tomorrow for media conference with Lal Goyal at 10:30 AM. बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यपाल शर्मा जी, आप हमारे संग जुड़े और आपने अपने संस्मरण लोगों को बताए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका हमारे संग जुड़ने के, एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर शो। थैंक यू।